हेलो बच्चों, क्या हालचाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत मज़े से होंगे बेटा। तो आज बेटे हम आपके सामने हैं लेक्चर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण कक्षा 12 एनसीईआरटी। तो प्रश्नावली 9.5 के सॉल्यूशन को हम पिछले लेक्चर से कर रहे हैं और पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको 7 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने दे दिया था। 8 से आज आगे बढ़ेंगे और कोशिश करते हैं कि इस एक्सरसाइज को जल्दी से ख़त्म करें। इस एक्सरसाइज के संबंध में एक बहुत अच्छा सा एक लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर भी आया है जो कि हमेशा आता है 9.45 के इंट्रोडक्शन को अगर आपने देखा होगा, प्रश्नावली 9.5 के इंट्रोडक्शन को, जो कि लेक्चर नंबर 9 था। तो आप लोग काफ़ी क्वेश्चंस को अपने आप ही लगाने, अपने आप करने में आप सक्षम हो जाओगे। तो बेहतर है कि आप इंट्रोडक्शन देखने के बाद में खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता है तब हमारे इस लेक्चर के अंदर आपको आना चाहिए, मतलब नहीं तो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। और क्योंकि एग्जाम आपको देने हैं भाई बोर्ड के, तो आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 8वें क्वेश्चन से। हम लोग बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रेखिक अवकल समीकरण, ठीक है ना। और रेखिक अवकल समीकरण के काफी सवाल हमने हल किए हैं। रेखिक अवकल समीकरण, ठीक है, जिसका मानक रूप जो है बच्चों वो dy/dx प्लस के पी वाई, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है। और इसके सॉल्यूशन को हम लोग लिखते हैं, है ना, y इंटू इसका जो व्यापक हल है, इसका व्यापक हल कैसे लिखा जाता है बच्चों। व्यापक हल लिखने का तरीका है इसका कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हमने सिखा चुके हैं। क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पूरे का हम लोग समाकलन करते हैं और फिर जाके प्लस सी लगा करके आप लोग ये निकालते हो। और जहाँ पर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात बच्चों करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने का जो तरीका है वो होता है ई की घात इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और जहाँ पर हम बता चुके हैं ये पी और क्यू क्या है। पी और क्यू बेसिकली क्या है, पी और क्यू बच्चों या तो x के फलन है या फिर ये कोई अचर हो सकते हैं। इस बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं। और अगर मैं कहूं कि ये टाइप 1 था, है ना, दिस इज टाइप 1। एक इक्वेशन और होती है, उस बारे में बात करेंगे जब उसका सवाल आएगा, अभी तो इसी पे बात कर रहे हैं। जब टाइप 2 का आएगा तो मैं आपको बता दूंगा टाइप 2 क्या होता है। तो सबसे पहले दी गई जो अवकल समीकरण है, आपको उसको देख करके फील आना चाहिए कि इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इस एक्सरसाइज से पहले 2 मेथड और सीखे हैं अवकल समीकरण को हल करने के। सबसे पहला जो 9.3 के अंदर सीखा था, वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड था, जिसे चर पृथक्करण विधि कहते हैं, कि आपको x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ करके आप समाकलन करके उस अवकल समीकरण का हल निकालते थे। इससे पहले की एक्सरसाइज के अंदर हमने बात करी थी समघातीय अवकल समीकरण की, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप कोशिश कर लेना, पूरी ताकत लगा लेना, ये उन दोनों तरीकों से नहीं होगा। ना तो ये इसमें चर पृथक्करण कर सकते, ना इसमें वेरिएबल सेपरेबल मतलब कर सकते, और ना ही ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, ना ये समघातीय समीकरण है। तो हम लोग इसको इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं। तो रेखिक अवकल समीकरण ये है। तो पहला काम ये रहेगा कि इसको बेटा इस फॉर्म में हम लोग बना लेंगे। तो इस फॉर्म में जब इसको बनाएंगे तो सीधी सी बात है कि हमें dx से पूरी इक्वेशन को भाग कर लेते हैं पहले। तो समीकरण को dx से जब भाग करेंगे तो 1/x² एंड dy/dx प्लस 2xy एंड dx/dx इज इक्वल टू, यह आ जाएगा बेटा कोट x और dx/dx। तो एक बात होगी कि dx से dx कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस के x², है ना, और dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू कोट x। ठीक है बच्चों। लेकिन अभी हम एक बात और ध्यान देंगे कि क्या ध्यान देंगे बच्चों, कि यहाँ पर dy/dx बिल्कुल नंगा है, इसका गुणांक 1 है। तो बच्चों हम लोग इसके गुणांक को 1 बनाने के लिए 1 प्लस x² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं 1 प्लस x² से इसको डिवाइड करूंगा तो बेटे 1 प्लस x² से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, और 1 प्लस x² से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। इससे ये कट जाएगा। फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी, dy/dx, और मैं इसको लिख रहा हूँ 2x/1 प्लस के x² ब्रैकेट में और ये y, ताकि मुझे क्लियर पता चल जाए i का भाई क्या है।
जैसे यहाँ आई का भाई p है तो यहाँ आई का भाई ये वाली चीज बन जाएगी, आई का जो गुणांक, भाई मतलब गुणांक की बात कर रहा हूँ। तो बेटे ये आ जाएगा हमारे पास में कि cot x, ठीक है सर, cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन की बेटा हम लोग तुलना कर लेंगे तुलना किससे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है dy अपॉन डी एक्स प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू से हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर तो जैसे ही हम इसकी तुलना करने बैठेंगे तो आप देख पाओगे p का जो वैल्यू है, p का वैल्यू आ जाएगा सर 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और मेरे बच्चों q का जो मान है वो आ जाएगा कोट x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। आप लोगों को क्लियर है ये सब बात? आप लोगों को सब क्लियर है? ठीक है। अब हमें पता है कि हम लोगों को अगर इसका व्यापक हल निकालना है तो हम लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालेंगे, समाकलन गुणक निकालेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि होता है ई की घात इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसका मतलब ई की घात इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और dx। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, जो ई की घात में है कि 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर dx, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा। कुछ समझदार बच्चे कहेंगे सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लोग में, कुछ कहेंगे सर ऐसे कैसे हो गया। अगर जिस बच्चे के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये कैसे आ जाएगा, इसका समाकलन ये कैसे आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो बहुत हल्की पढ़ाई कर रहा है, वो बहुत ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको बहुत अच्छी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि उसका समाकलन उस लेवल पे नहीं है जहां उसको होना चाहिए जब आप 12वीं के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके से आपको मिलता है सर कि इंटीग्रेट करना पड़ जाए ऐसे 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 फलन का कि नीचे एफ एक्स लिखा रहे और ऊपर एफ डैश एक्स लिखा रहे डी एक्स, मतलब नीचे लिखा हुआ जो फलन है अगर उसका अवकलन ऊपर रखा हुआ मिल जाए तो हम डायरेक्टली लोग एफ एक्स जो है हम लोग इसको बोल देते हैं प्लस सी, है ना। तो इसको भी चाहे तो आप मोड में दे लो या ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान दोगे कि तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन है बेटा, वो सॉरी अवकलन जो है, आप अगर देखो इसको अगर आप टी मानोगे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर को आप अवकलन करोगे, ठीक है ना, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा कितना हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और x का 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, तो आप देखोगे 2x आ गया, यानी कि नीचे का अवकलन ऊपर रखा है तो डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। तो आप इसको लिख देंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा बच्चों रहेगा वो रहेगा ई की घात लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बस इतना। अब आपको सबको बता, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों कि अगर ई की घात लोग कुछ भी हो, लोग कुछ हो तो उसकी वैल्यू कुछ आ जाती है, मतलब लोग हट जाता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इस बार क्या है, लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो वैल्यू है बहुत ही अच्छी वैल्यू 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगी। अब जब हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया है बच्चों, तो अब हम इसके व्यापक सॉल्यूशन को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, व्यापक समीकरण, ठीक है ना। तो अवकल समीकरण का व्यापक हल, अवकल समीकरण का बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं व्यापक हल। तो अवकल समीकरण के जब हम लोग व्यापक हल की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू क्यू इंटू, और क्यू क्या है सर, कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनके 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इस पूरे का समाकलन और प्लस का c, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। y 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोट x का जो समाकलन होता है वो लोग साइन x होता है, कितना होता है बच्चों, लोग साइन x होता है, ठीक है, और प्लस का c। आप यहीं छोड़ देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं। इन्होंने क्या करा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर बटे में लेके चला गया है, बस इतनी बात है।
लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं इसके 9th क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लेक्चर को पॉज करके बेटे नोट कर लें, ठीक है, अगर आपको आवश्यकता है तो। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चंस इतने सरल है बच्चों, अगर हम पिछली एक्सरसाइज के मुकाबले पे देखें तो इस एक्सरसाइज के सवाल छोटे भी हैं और इजी भी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा 9th सवाल पे बात करते हैं। 9th क्वेश्चन हमें बच्चों कह रहा है कि x dy बटे dx और माइनस का y माइनस का x प्लस एक्स वाई कोट एक्स बराबर 0। तो पहला चैलेंज तो हमारे सामने यही है बच्चों कि हमें इसे मानक रूप में बनाना पड़ेगा। तो मानक रूप में बनाने के लिए सबसे पहले x जो है बच्चों, यहां से x हटाना पड़ेगा। तो हम लोग x से भाग कर लेते हैं, तो x से भाग करने पर, x से भाग करने पर, तो जब हम भाग करने वाले होंगे तो कि यहां से x बटा x dy बटे dx हो जाएगा, माइनस 1 बटे वाई, सॉरी 1 बटा x और आपके पास y हो जाएगा, माइनस x बटा x प्लस एक्स वाई बटे x कोट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी। ठीक है ना, तो आप यहां देखें dy बटे dx माइनस, ठीक है, dy बटे dx जो है माइनस। अब एक बात सुनो मेरी, पहले लिख लो फिर बात सुनना बाद में। -1 प्लस के y कोट x, तो आपको पता है, क्या पता है भाई, कि पी वाई होता है, पी वाई होता है ना, यहाँ पे आता है पी वाई। तो मतलब p को कॉमन निकालना पड़ेगा जहां जहां से भी आता होगा। तो इस 1 को उधर पटक देंगे, dy बटे dx और माइनस का यहाँ पे आप लिख लो चाहे तो, प्लस का रख लो चाहे तो, y कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, कोट x माइनस 1 बटे x इज इक्वल टू 1। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? इस बात को ध्यान से देखें जरा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने इसको, ये माइनस में है प्लस में है, एक बार देख लें जरा इसको। प्लस का y है, ये क्वेश्चन के अंदर बच्चों प्लस का y है, ये कौन सा है, प्लस का y, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है। ठीक है ना, तो हमारे पास यहां भी प्लस आ जाएगा। या आप ध्यान से देखेंगे dy बटे dx प्लस, इसको लिख लेंगे हम x कोट x प्लस 1 अपॉन x और इसके साथ में आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। और इसकी बेटे हम लोग क्या कर लेंगे कि तुलना कर लेंगे, किससे तुलना कर लेंगे, dy बटे dx प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, तो हम लोगों को क्या महसूस होगा, p का जो वैल्यू है, पहली बार इतना भयानक वैल्यू आया, p का वैल्यू आएगा x कोट x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, और q का जो वैल्यू है बच्चों, वो आपके पास में आ जाएगा 1। q का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास में, 1। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ही मेहनत है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम लोग करेंगे e की घात p dx, p का मान ये है, तो x कोट x प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन dx। एक काम कर लो, आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, और आप एक काम कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो इंटीग्रेशन को उसके। अब हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन x कोट x प्लस 1 अपॉन x dx को मैं अलग से सॉल्व करने वाला हूं, और लिखूंगा क्या है इसको, ध्यान से देखो, मैं अलग अलग कर रहा हूं, x कोट x बटे x प्लस 1 अपॉन x और बच्चों dx। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे,
यहाँ से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, x कोट x प्लस 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा भैया, इंटीग्रेशन ऑफ कोट x, इंटीग्रेशन ऑफ कोट x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और dx, तो यहाँ भी dx लिखा जाएगा। कोट x का आपको पता है कि सर होता है कितना, लोग साइन x, कोट x का समाकलन लोग साइन x होता है और इसका आ जाएगा सर लोग x। इसको कंबाइंड अगर कर लें तो लोग x साइन x हो जाएगा। लोग की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज अगर कर लिया जाए तो लोग m प्लस लोग n लोग mn हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया। अतः हम एक बात ध्यान देंगे, अतः समीकरण एक से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा बच्चों वो e की घात, ये वाला इसका मान कितना है, लोग x साइन x आ जाएगा, और फिर कहेंगे लोग e की घात लोग x, तो ये लोग हट जाएगा तो वैल्यू इतनी आ जाएगी खाली, ठीक है। अब हम लोग लिख रहे वाले हैं समीकरण का व्यापक हल। समीकरण का क्या रखने वाले हैं बेटे, व्यापक हल। तो व्यापक हल के लिए वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज x साइन x इज इक्वल टू क्यू इंटू, क्यू है हमारा 1, क्यू हमारा 1 है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x साइन x पूरे का समाकलन और प्लस का c। तो यहां पर आप सीधी बात है इस 1 को हटाना छोड़ दो। आईलेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ILA, तो अलजेब्रिक को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड। आईलेट होता है ना ILATE, तो अलजेब्रिक तो पहले ही आता है ना, तो x वाला, और ये है ट्रिग्नोमेट्री जैसे साइन x है, तो इसमें पहले कौन आया x, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड। यानी कि हम लोग बात किससे कर रहे हैं, खंडस समाकलन से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पहला फंक्शन जो का तुम, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx एंड पूरे का फिर से बच्चों समाकलन, ठीक है, और प्लस c आपका चल रहा है। x साइन x का हो जाएगा सर cos x, वो भी माइनस का, माइनस x का समाकलन हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, साइन x का समाकलन हो जाएगा cos x, लेकिन वो भी माइनस का, तो यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस का c। तो आप देखोगे माइनस का x cos x और प्लस के साइन x प्लस का c, तो ये चल किसके रहा है, इक्वल x साइन x, y इज इक्वल टू x साइन x। तो जब y हम निकालेंगे तो यहाँ पे बटे में कर देंगे x साइन x, बटे में कर देंगे x साइन x, बटे में कर देंगे x साइन x। तो चाहो तो यहाँ x x काट दो, यहाँ साइन से साइन, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का कोट x प्लस 1/x प्लस c इंटू x साइन x की घात -1। ये आप आंसर दे सकते हो और कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। नहीं तो चाहो तो इसको -1, उन्होंने जो का तू छोड़ रखा तो आप जो का तू छोड़ देना। अब हम लोग चलते हैं बेटे इस एक्सरसाइज के 10वें सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज। टोटल 19 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी हम लोग निपटाने के चक्कर में हैं, ताकि आपका जो कोर्स है वो सह समय पूरा हो जाए। और सह समय पूरे होने का मतलब ये होगा फिर आप लोगों को एक और मौका तैयारी करने का मैं आपको दूंगा अपने इस चैनल पर, जिसमें हम सिर्फ बोर्ड की तैयारी के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे नज़र मारेंगे। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बेटे 10 हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पर आपका x प्लस वाई एंड डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। बड़ा सिंपल है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, x डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स। नहीं यार, हम लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको इस रूप में बनाना थोड़ा सा कठिन है, इस रूप में बनाना। दिस इज टाइप 1, हमने कहा था आपको सर ये टाइप 1 है। तो अब वो समय आ गया कि टाइप 2 पे भी विचार किया जाए, ठीक है, टाइप 2 पर भी विचार किया जाए।
और टाइप 2 रैखिक समीकरण होती थी सर dx अपॉन dy विच इज, और यहाँ पे आ जाएगा P1, यहाँ हम P1 यूज कर लेते हैं, P1x इज इक्वल टू Q1, P1x इज इक्वल टू Q1। तो फिर वही बात हो जाएगी, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा बच्चों वो e की घात P1 dy होगा, dx नहीं होगा, dy होगा। यहाँ पर आपका P1 और Q1 जो है फंक्शन होंगे y के या फिर कोई कांस्टेंट होगा। तो बच्चों फिर वही अगर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं तो जो व्यापक हल इसका लिखा जाएगा उस व्यापक हल को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर y इंटू था तो यहाँ हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, Q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन कर देंगे dy, यहाँ पे x के सापेक्ष था और प्लस का c। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। तो हम लोग एक बात कर रहे हैं, इसे लिख रहे हैं x प्लस वाई को यहाँ जो का तो छोड़ दे रहे हैं, इस x को dx अपॉन dy लिख देता हूँ, या फिर देखो ध्यान से dx बटे dy माइनस का x इज इक्वल टू वाई हो सकता है, नहीं हो सकता, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता है। भाई ये बात आपको समझ में आ गई ना। भाई देखो हमने क्या करा, इस x को उधर ले आए और y को वहीं छोड़ दिया, ठीक है। अब इसकी बेटा हम लोग क्या कर लेंगे कि हम लोग तुलना करेंगे, किससे करेंगे तुलना, किससे, उस जो टाइप 2 वाली इक्वेशन थी कि dx अपॉन dy प्लस आपके पास में आ जाएगा P1x इज इक्वल टू Q1 से हम लोग क्या कर लेंगे बेटे तुलना कर लेंगे, ठीक है ना, इससे तुलना। तो तुलना करने पे हासिल क्या होगा, P1 की वैल्यू जो है वो माइनस का 1 होगी, x का गुणा किया माइनस का 1 है, Q1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी y। सबसे पहले बच्चों निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। अब हम क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की घात P1 dy। तो बच्चों यह आ जाएगा e की घात इंटीग्रेशन माइनस का 1 dy, तो e की घात माइनस का y आ जाएगा, आप इस बात को जान लें। तो जब इसका मैं व्यापक हल लिखूंगा तो आ जाएगा सर x गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e की घात माइनस y बराबर Q1 क्या है y गुणे e की घात माइनस y का पूरे का समाकलन y के सापेक्ष प्लस का c। आप लोगों को समझ में आ रहा है खेल। तो यहां पर x e की घात माइनस y साथ साथ चला के रखो, और यहां पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन, तो a है तो फर्स्ट किसको माना जाएगा, ये फर्स्ट आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा। खंडस समाकलन के आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट ये सेकंड, तो पहला फंक्शन जो का तुम दूसरे का समाकलन माइनस पहले का बेटे अवकलन हो जाएगा डी ओवर डी, वाई के सापेक्ष होगा। दूसरे का हम लोग समाकलन करेंगे बच्चों, पूरे का फिर से समाकलन करेंगे और लिख देंगे c, ठीक है। तो आ जाएगा सर x इंटू ई की घात माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। अच्छा e की घात माइनस वाई का e की घात माइनस वाई ही होगा, लेकिन जो गुणांक है y का गुणांक -1 है, वो बट्टे में लिख देंगे हम। हमने इंटीग्रेशन ऑफ e की घात ax बता चुके ना प्रतिस्थापन समाकलन में, इसकी वैल्यू a की घात ax ही होगी, लेकिन गुणांक बट्टे में आ जाएगा प्लस का c। इस बात को हमने बहुत बार बताया है आप लोगों को। तो बच्चों ये वाला हिसाब कर लिया, इधर माइनस है ना, इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर क्या खेला होगा देखते हैं। y का अवकलन y के सापेक्ष 1 हो जाएगा और e की घात माइनस वाई का समाकलन फिर से माइनस वाई मतलब -1 बटे में आ जाएगा, और ये जो का तू रहेगा और dy प्लस का c चलता रहेगा। तो x इंटू ई की घात माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई ई की घात माइनस वाई माइनस माइनस प्लस, बिकॉज एक माइनस बाहर से आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई की घात माइनस वाई और डी वाई और प्लस का c। तो बच्चों x इंटू ई की घात माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखोगे y ई की घात माइनस वाई फिर ई की घात माइनस वाई अपॉन -1 प्लस का c। तो आप देखेंगे x इंटू ई की घात माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से ई की घात माइनस वाई मैं कॉमन निकाल रहा हूँ माइनस वाला, तो अंदर बचेगा y
+1, ठीक है ना, y +1 और प्लस c/e⁻y माइनस वाला, ठीक है। तो e⁻y से ही कट जाएगा, तो x = आ जाएगा -y -1 प्लस c⁻y। तो मेरे हिसाब से तो आंसर बच्चा ये है, मेरे हिसाब से तो आंसर ये है। अब मेरे क्या आएगा ही यही आंसर, आएगा ही यही आंसर, ठीक है, आपके पास में, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड टाइप भी कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आपको नोटेशन बदलनी है, बाकी काम वही करना है, ठीक है। ऐसा है कि कहीं चलते चलते आपको मोटरसाइकिल बदल देनी है, बुलेट से स्प्लेंडर पे आ जाना है, ठीक है, अदरवाइज काम सारा वही है। तो 11वां सवाल हम लोग करते हैं बच्चों। 11वें सवाल की जो बात है वो है y dx बराबर नहीं प्लस आएगा प्लस के x माइनस के y स्क्वायर dy = 0। तो बच्चों इसको भी आप टाइप सेकंड ही बनाओगे, टाइप फर्स्ट बनाओगे तो ये फॉर्म बनेगी नहीं। कितने हाथी घोड़े खोल लेना, ये वाली फॉर्म आपकी बनेगी नहीं, और बनेगी तो बड़ी खिचड़ी वाली बनेगी, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना कठिन होगा, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना कठिन होगा। तो हम लोग इसको सेकंड टाइप में ही कन्वर्ट करेंगे। तो डी वाई से अगर मैं यहाँ भी डिवाइड कर लेता हूँ, डी वाई से यहाँ भी डिवाइड कर लेता हूँ, और डी वाई से यहाँ भी डिवाइड कर लेता हूँ, तो आप देखोगे वाई dx/dy प्लस के dy से dy x माइनस वाई स्क्वायर = 0, या फिर dx/dy और प्लस का x = वाई स्क्वायर, यहाँ पे y, पूरी इक्वेशन को y से भाग कर लो, तो dx/dy प्लस 1/y और साथ में आ जाएगा x = y, क्योंकि हमने क्या करा, y से पूरी इक्वेशन को भाग करा। अब इसकी जब तुलना हम लोग की तुलना बच्चों की तुलना हम लोग कर लेंगे सेकंड टाइप वाले से, कि dx/dy प्लस के p1 x = q1, तो आपको p1 की वैल्यू 1/y नजर आएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, लोग आ जाएगा, और q1 की जो वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी y। तो हम लोग जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो e की घात p dy 1/y dy, जो कि आ जाएगा e की घात log y, यानी कि y आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, मैं बहुत तेजी से सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेटा हमने सारी खुफिया बातें आपके सामने रख दी हैं। अब तक इस एक्सरसाइज की सारी खुफिया बातें मैं बता चुका हूं, कुछ नहीं है, मैं इसमें समझाने में समय लगाऊंगा ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी हम लोग इसमें ऑपरेशंस लगा रहे हैं जो आप मैथमेटिक्स में जानते हो, और अगर आप लोग इसमें फंस जा रहे हैं फिर बस मैं हाथ ही जोड़ सकता हूँ, उससे आगे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भैया इंट्रोडक्शन वगैरह के लेक्चर में जब मैं देता हूँ तो काफ़ी मेहनत के साथ देता हूँ। जो बच्चे इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखते हैं तो उनको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी वो लगभग मैं मानता हूँ 70% सवाल खुद से कर लेते हैं, और 20% सवालों में कुछ जो ट्रिक वाले सवाल होते हैं उनमें आप लोग इस प्रकार के लेक्चर को देखने के लिए आपकी इच्छा होती होगी, अदरवाइज नहीं। तो हम लोग अब सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना, हम लोग अब लिखते हैं व्यापक हल। तो बच्चों व्यापक हल हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो लिखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ने y निकाला है, xy = q इंटू q हमने क्या निकाला था सर, y इंटू y इंटीग्रेशन dy प्लस के c, तो x y = वाई स्क्वायर का हो जाएगा y की घात 3/3 प्लस c, या फिर x = आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस c/y। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ही सरल सवाल था, 10वां सवाल था, बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा सवाल था। 10वां नहीं है ये, 11वां सवाल है बच्चों, ठीक है ना, ये 11वां सवाल है। बात करते हैं 12वें नंबर सवाल की। तो आप लोग जरा इसको नोट कर लें फटाफट से, 1 मिनट मुझे थोड़ा सा पानी पीने दें यार, प्यास थोड़ी सी लग रही है यार, ठीक है, बोलते बोलते थोड़ा सा होता है ऐसा, आप लोगों के साथ भी होता होगा। चलिए,
तो बेटा हम लोग बात करने वाले हैं अभी इस एक्सरसाइज के 12वें सवाल की, ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ तक हम लोगों को क्या करना था, हमें उसने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक हम लोगों को निकालने हैं व्यापक सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि सी वाले, जिसमें सी आएगा। अब आगे वाले क्वेश्चंस में हम लोग विशिष्ट हल निकालेंगे, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे जिसमें सी का मान भी हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ कंडीशंस दी होंगी। तो पहले 12 की बात करते हैं, इसको निपटा दें जरा, पहले 12 नंबर सवाल की बात करते हैं। 12 नंबर सवाल को वैसे होमवर्क के तरीके से छोड़ा भी जा सकता है यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, कह रहा है कि सर x प्लस 3y², ठीक है, और dy/dx है, ठीक, इज इक्वल टू y है। अब आप अगर ध्यान दोगे, कहोगे सर इसको तो ये तो dy/dx वाला रूप है, चलो अच्छा देखो बनाने की कोशिश करो। आप dy/dx को नंगा करोगे ना, तो देखो ध्यान से, dy/dx को अगर नंगा करोगे तो इसको पूरे को उधर बट्टे में ले जाना पड़ेगा, और आप चाह के भी बच्चों यहां पर dy/dx की ये फर्स्ट टाइप नहीं बना सकते, है ना। तो ये प्रॉब्लम वाली बात हो गई, तो हमें दोनों साइड को उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि dx को ऊपर कर लो, तो उससे एक फायदा हो जाएगा, dy को नीचे, क्योंकि फिर हम लोगों को ये अलग अलग करना इजी रहेगा। x प्लस 3y² अपॉन जो y है, तो आप यहां देंगे dx अपॉन dy इज इक्वल टू, तो x अपॉन y आ जाएगा प्लस 3y² अपॉन y आ जाएगा, यहां से घात कट जाएगी, इसको उधर उठा लेंगे कि dx अपॉन dy माइनस का इसको लिख रहा हूं मैं 1/y अलग करके लिख रहा हूं और x अलग लिख रहा हूं, इज इक्वल टू आ जाएगा 3y। और आप इसको कंपेयर कर लो कि हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, तुलना कर लेंगे। किससे तुलना कर लेंगे बेटे, कि dx अपॉन dy प्लस के p1x एंड q1 से हम लोग क्या करेंगे कि तुलना से कर लेंगे ना। p1 की वैल्यू जो है बच्चों कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/y आ जाएगी, एंड q1 की जो वैल्यू है बच्चों वो 3y आ जाएगी। अब यहाँ से आप ट्राई करना, इस तरीके के तमाम क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब इस छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप रोओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। अब आप अपनी इस प्रश्नावली के अंदर चलें बच्चों और देखें किताबों के अंदर। अब वो कह रहा है क्वेश्चन वाला, एनसीईआरटी वाले ने क्या कहा है उसको देखो। कह रहा 13 से लेकर 15, यानी 13, 14, 15, इन 3 सवालों में क्या करना है बच्चों, दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले विशिष्ट हल ज्ञात करने हैं, विशिष्ट हल ज्ञात करने हैं। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं, 14 की बात करता हूं, ताकि इसको मैं रफ कर रहा, ये बात तो मेरे दिमाग में प्रिंट हो चुकी है अच्छे से, तो उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में भी प्रिंट हो गई होगी। तो 13 नंबर जो सवाल है बच्चों, नंबर 13 सवाल है, उस सवाल को अगर हम देखें तो कह रहा है सर dy/dx प्लस के 2y और साथ में है 10x इज इक्वल टू है sin x। इस तरीके की इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर दोगे, लेकिन साथ में कहा है कि अगर y की वैल्यू 0 होती है, सॉरी y की वैल्यू 0 होगी यदि हम लोग कभी x की वैल्यू को π/3 अगर लेके चल रहे हैं तो इन दोनों कंडीशंस का लास्ट में यूज होगा जब इक्वेशन का, जब हम लोग व्यापक हल निकाल लेंगे तो बाद में हम लोग इस कंडीशन का यूज करते हुए c का मान निकालेंगे, और उस c का मान उस व्यापक हल में रखने के बाद उस व्यापक हल को विशिष्ट हल में बदल देंगे। तो बच्चों सीधा फॉर्म दिया गया है, तो इसकी हम तुलना जो है ना, हम जो इसकी तुलना जो है वो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू से हम लोग क्या कर लेंगे बेटे, तुलना कर लेंगे, से तुलना। तो जब तुलना करेंगे तो बच्चों आप देखो p बराबर क्या होगा, यहाँ p y का भाई p है, तो यहाँ y का भाई क्या है 2 10x है बच्चों, और q हमारा है sin x। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तरीका वही है,
तरीका बच्चों वही है और कोई तरीका नहीं है। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर और वो होगा e की घात p dx। तो बच्चों e की घात 2 tan x और dx। तो आप देखोगे इंटीग्रेशन e की घात 2 कॉमन आ जाएगा, tan x का समाकलन हो जाए log sec x, ठीक है। और अगर मैं एक काम कर लूं, मैं e की घात log sec स्क्वायर x कर लूं, क्योंकि ये जो दो है इसको इसकी घात में जा सकता है, log की एक प्रॉपर्टी है। e की घात log sec x, तो यानी कि आपके पास में हमारा आ जाएगा sec स्क्वायर x। कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर x। तो ये क्या आया? ये आया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हमारा क्या है बच्चों? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हम लोग अब पहले व्यापक हल लिखेंगे। तो समीकरण का पहले व्यापक हल लिखेंगे। डायरेक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं लिखा जाता है, इसमें भी पहले हमें व्यापक हल लिखना पड़ेगा। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक स्क्वायर एक्स, क्यू इंटू क्यू क्या है? साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स पूरे का समाकलन प्लस के c। तो बच्चों ध्यान से देखो, y सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, इसको लिख सकता हूं मैं साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और dx प्लस के c। आप देखो ध्यान से, इसको कैसे समाकलित आप करोगे? इसको आप कैसे समाकलित करोगे? या तो आप cos x को t मान लो तब भी हो जाएगा, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, y सेक स्क्वायर एक्स को आप जो का तो रखो इज इक्वल टू, मैं इसको लिख रहा हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स dx प्लस के c। तो y सेक स्क्वायर एक्स बराबर ये आ जाएगा tan x और sec x, या इसको लिख लो sec x tan x, थोड़ा याद ज्यादा ताजा हो जाएगी आपकी। इतना क्लियर है? अब समाकलन को अच्छे से समझने वाले बच्चे इसका फॉर्मूला तुरंत याद रखेंगे। sec x tan x का समाकलन है, sec x का समाकलन होता है प्लस का c। तो यहां से हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये सॉल्यूशन आया व्यापक, लेकिन हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन कौन सा? विशिष्ट सॉल्यूशन। तो विशिष्ट सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? विशिष्ट हल के लिए हम लोग क्या करेंगे? जब x की वैल्यू π/3 होगी तब y का मान हम लोग 0 कंसीडर करेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें y की वैल्यू 0 भरो, 0 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक π/3, सेक π/3 प्लस का c। तो बच्चों 0 इज इक्वल टू सेक π/3, सेक π/3 यानी कि सेक 60 डिग्री है ना। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? सेक 60 की वैल्यू सेक 62 होती है। कितनी होती है? 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस सी। तो c का वैल्यू आ जाएगा -2। और समीकरण 1 में इसको रख देंगे आप, समीकरण 1 से। तो y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस -2। सेक स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करोगे तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा सर सेक एक्स बटे सेक स्क्वायर एक्स -2 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो y इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, एक घात कट जाएगी तो 1 अपॉन सेक होता है cos x -2 cos स्क्वायर एक्स। तो ये इसका विशिष्ट सॉल्यूशन होगा इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी और अच्छा सवाल था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो इस बोर्ड को एक बार रफ कर लेते हैं, ठीक है ना, और फिर देखते हैं क्या होता है बच्चों। ठीक है, देखो मेन बात ये है, सॉल्यूशन वाले लेक्चर के अंदर बच्चों मुझे बहुत ज्यादा मजा नहीं आता, क्योंकि बात बताने लायक कम होती है क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के अंदर ही बहुत सारी बातें बता दी जाती हैं, बेसिक बातें सब बता देते हैं।
तो जब मैं सॉल्यूशन लेक्चर शूट करता हूं तो मुझे सबसे ज़्यादा आलस इसी में आता है, लेकिन इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको कुछ नई चीज़ सिखा रहा हूं। सॉल्यूशन के अंदर हर एक क्वेश्चन में सेम बात को रिपीट कर देना, मतलब वो मज़ा नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको भी लगता होगा कि सर बहुत नीरस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, बस करते रहते हैं। भाई क्या करूं, इसमें कुछ बात है ही नहीं बताने लायक। जब हमने पहले ही बातें बता दी हैं तो बार बार एक ही बात को बार बार सुन के बोरियत आपको भी होती होगी, तो बताने वालों को भी होती है। तो नंबर 14 नंबर के क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करने वाले हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें तो ये 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और यहाँ पे सर आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस के 2xy बराबर है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इसमें कंडीशन दी है जिससे हम लोग c का मान निकालेंगे, y का मान 0 हो जाता है यदि हम लोग x का मान 1 लेते हैं तो। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा ये। सबसे पहले तो इसको मानक रूप में ले आओ। मानक रूप का मतलब है कौन सा मानक रूप के dy बटे डी एक्स, देखो फिर रिपीट करना पड़ रहा है, इस वाली फॉर्म में बना लो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमें भगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सर dy अपॉन डी एक्स प्लस के 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने शायद पहले कर दिया है, इज इक्वल टू 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और बेटे ये कट जाएगा इससे, तो dy अपॉन डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 1। शायद ये क्वेश्चन हमने कर लिया है पहले, है ना, पीछे ये मुझे याद आ रहा, नहीं ये नहीं किया है। इसके जैसा एक सवाल था बच्चों, 8वां सवाल, ठीक है ना, उसी की याद आ रही है मुझे। तो हम लोग अब क्या करेंगे बेटा, इसकी तुलना कर लेंगे, है ना, कि हम लोग क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे बच्चों, तुलना कर लेंगे। और तुलना किससे कर लेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ से p का जो मान है हम लोगों को मिल जाएगा सर 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर एंड क्यू जो है वो आ जाएगा 1। जब भी क्यू का मान 1 आता है बहुत खुशी होती है, क्योंकि फिर इसका मतलब जब हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो वहां पर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे तो केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ही समाकलन करना है, बहुत आसान हो जाता है ना फिर अगर क्यू की वैल्यू 1 आती है तो चलो पहले व्यापक हल लिखो। क्या लिखो, व्यापक हल। तो व्यापक हल लिखेंगे y इंटू, अरे रुको यार, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन निकालेगा, पहले हम लोग निकालेंगे सर्वप्रथम या फिर अब लिख करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होगा e की घात p dx, यानी कि e की घात इंटीग्रेशन 2x अपॉन, पता नहीं कितनी बार मैं आपको ये बात समझा चुका हूं कि अगर कभी मेरे बच्चों नीचे रखे हुए पोर्शन का अवकलन ऊपर हो तो उसका समाकलन हम डायरेक्ट लिखते हैं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे वाले को t मान के देख लेना, ऊपर वाला मिल जाएगा आपको। log e की घात 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बड़ा क्लियर और स्पष्ट मान आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब हम लोग इसका व्यापक सॉल्यूशन लिखेंगे। तो व्यापक हल लिखो, पहले क्या लिखोगे बच्चों, व्यापक हल। तो जब हम व्यापक हल लिखेंगे तो आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरे का समाकलन प्लस का c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकाला अभी आपने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो समाकलन करो 1 का, आप मल्टीप्लाई करो 1 का हो जाएगा x प्लस एक्स की घात 3/3 प्लस का c। तो ये आपका इक्वेशन 1 बन गया, नहीं जनरल सॉल्यूशन निकल गया है। अब विशिष्ट सॉल्यूशन के लिए, विशिष्ट हल के लिए क्या करना होगा, बच्चों विशिष्ट हल के लिए
हम लोगों को कंडीशंस दी है कि अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू 0, तो भर लो। इसमें अगर रखेंगे 0 हो जाएगा इधर वाला हिस्सा, यहाँ पे 1 + 1/3 + c, तो c का मान आ जाएगा 4/3 माइनस का। यहाँ से सॉल्व करोगे c का मान माइनस के 4/3 आपको मिल जाएगा। और जब इस मान को मेरे बच्चों आप रखोगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो बस मैं कुछ नहीं कहूँगा, थोड़ा सा आप लोग अपने आप एडजस्टमेंट करना, पीछे आंसर क्या दिया है, क्या करना है, आप यहीं भी छोड़ दोगे तब भी दिक्कत कुछ नहीं है, यहीं पे छोड़ के चलते बनना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं बेटे इस एक्सरसाइज के 15वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज के 15वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। एक एक्सरसाइज बेटे और बचती है, विविध प्रश्नावली, फिर ये चैप्टर समाप्त, फिर हमारा कैलकुलस खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने कैलकुलस जो 44 नंबर का पोर्शन आता है बोर्ड के अंदर, उसके अंतिम पड़ाव पर हम लोग इस समय हैं। बस कुछ ही समय बाद हम लोग इस मतलब जो कि चैप्टर नंबर 5 से कहानी शुरू हुई थी, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 चैप्टर काफ़ी अच्छे नंबर देते हैं। यहाँ ये माना जाता है 36 नंबर से लेके 44 नंबर तक का पोर्शन आपके 100 नंबरों में से यहाँ से बनता है। तो बस कुछ ही क्वेश्चंस बाकी हैं, तो ये आपका कैलकुलस कवर हो जाएगा। फिर हम लोग अगले वेक्टर अलजेब्रा की तरफ बढ़ेंगे। तो 15वें सवाल को अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है बच्चों कि dy/dx ठीक है, माइनस का 3y और बच्चों cot x बराबर है आपका sin 2x, बराबर है आपका sin 2x। और विशिष्ट हल निकालने के लिए बच्चों आपको कंडीशन दी है कि सर y का मान 2 होगा यदि x का मान हमारा π/2 होता है तो, ठीक है। तो सामान्य तरीके से हल करेंगे जैसे हम लोग निकालते हैं, अब तक करते आए हैं। पहले इस इक्वेशन को मानक रूप में देना है, लेकिन वो ऑलरेडी मानक रूप में है, तो हम लोग इसकी सीधी सीधी बात है dy/dx प्लस के py = q से हम लोग इसकी सीधी तुलना करेंगे। तो जब बच्चों तुलना करेंगे तो p का मान है, p का मान जो है वो माइनस का 3 cot x आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 3 cot x आ जाएगा। और जो q का मान है बच्चों वो आ जाएगा sin 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, e की घात p dx, e की घात p है 3 cot x इंटीग्रेशन dx बराबर e की घात -3 कॉमन आ जाएगा। cot x का जो समाकलन होता है वो होता है सर log cos अपॉन sin x। भाई मेरे इंटीग्रेशन ऑफ cot x आपने पढ़ा है ना 7.3 के अंदर, ड्राइव किया था फॉर्मूला, log sin x होता है प्लस c, है ना। चाहे आप इससे भी देख लो, इसको हम cos x अपॉन sin x लिखते थे वहां, और अगर आप प्रतिस्थापन समाकलन से करोगे इसको t मान करके cos x dx dt मिल जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा इजीली। या फिर वही बात कि नीचे वाले का अवकलन ऊपर रखा है तो नीचे वाले को log में लिखते हुए आंसर दे देंगे। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। मैं लिख रहा हूं e की घात log जो sin x है ना, sin x की घात में -3 कर रहा हूं, log की प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। यहां पे माइनस है क्या क्वेश्चन में, जरा देख लें एक बार, हाँ माइनस है। तो e की घात log x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधी बात है कितना बन जाएगा बच्चों, sin x की घात -3 या फिर 1/sin की घात 3x, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो आप इसका व्यापक हल लिखिए, पहले क्या लिखिए, व्यापक हल। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q क्या है हमारा sin 2x इंटू 1/sin की क्यूब x समाकलन dx और प्लस का c।
तो सर y अपॉन साइन क्यूब एक्स को कुछ नहीं कहेंगे, सारा खेल इधर होगा। आपको पता है साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की क्यूब एक्स और डी एक्स प्लस के सी। यहां पे घात कट जाएगी बच्चों, ठीक है। और आप देखेंगे कि y अपॉन, ठीक है ना, y अपॉन साइन की क्यूब एक्स इज इक्वल टू, ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा और मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा, 2 बाहर आ जाएगा कि मैं लिखूंगा cos x अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन साइन एक्स और dx प्लस का c। तो आप देखो कि y अपॉन y, इसको y कोसेक, चलो अभी रुक लो, y अपॉन साइन की क्यूब x बराबर 2 इंटू, देखो 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा कोसेक x कॉट एक्स dx प्लस c। ये कोट एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया। अब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो, ये किसका फॉर्मूला था, कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस के कोसेक एक्स का होता था। याद कर लो भाई, याद कर लो फॉर्मूले। नहीं याद है तो भाई दिक्कत वाली बात है, बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, कब याद करोगे भाई फॉर्मूले, कब याद करोगे। ये माइनस का कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है, ये माइनस के कोसेक एक्स का समाकलन है। तो चाहो तो आप इसको भी कोसेक एक्स में ही कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू माइनस आ जाएगा 2 इंटू कॉसेक एक्स प्लस सी, इको इक्वेशन नंबर 1 कह लो। अब कंडीशंस पे आ जाओ, कह रहा है कि यदि x की वैल्यू π/2 तब हमें पता है कि y की वैल्यू 2 हो जाती है। भरो 2 गुणे कोसेक की घात 3 π/2 इज इक्वल टू -2 कोसेक π/2 प्लस सी। याद करो कोसेक π/2 का मान कितना होता है, 1 ही होता है, क्योंकि साइन π/2 का मान 1 होता है और कोसेक को निकालेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल उल्टा करना होगा, तो 1 ही होता है। कोसेक π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगी यहाँ पे भी माइनस का 2 प्लस सी, तो सी का मान बच्चा 4 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 में रख लो, तो समीकरण 1 में जब मैं इसको रखूंगा तो ये आंसर यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिखूंगा मैं y इंटू कोसेक की क्यूब एक्स इज इक्वल टू -2 एंड कोसेक एक्स प्लस 4, है ना, प्लस 4। यहां भी छोड़ा जा सकता है, या कोसेक की क्यूब एक्स से पूरे को डिवाइड कर दोगे तो आप देखोगे y इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन की क्यूब एक्स, ये भी इसका आंसर बन सकता है। आप कहोगे सर ये कैसे, कोसेक की क्यूब एक्स से डिवाइड करो तो एक घात कट जाएगी, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 4 अपॉन कोसेक की क्यूब एक्स, वो ऊपर जाके साइन बन जाएगी। तो आप इसको देख सकते हैं। तो हम लोगों ने अपनी इस एक्सरसाइज के 15 सवाल कर लिए। अब 2 क्वेश्चन आपके कुछ शाब्दिक प्रश्न हैं, ठीक है बच्चों, है ना, शाब्दिक प्रश्न है। क्या आंसर है इसका, 4 कोस की क्यूब एक्स, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ शाब्दिक प्रश्नों पर। तो आप लोग इस लेक्चर को पॉज करो, मैं 1 मिनट में लिख लेता हूं पहले पूरा का पूरा, फिर आपके सामने मैं उपस्थित होता हूं बच्चों। चलिए बेटा, इस एक्सरसाइज के 2 प्रश्न ये शाब्दिक प्रश्न है, ठीक है ना, जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम के रूप में जाने जाते हैं। तो इसको हमें देखना है, चैप्टर लगभग खत्म है, तो 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं, तो चलिए बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या आ गया है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो कंडीशन हमें दी गई है मूल बिंदु से गुजरने वाली का मतलब ये है कि मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी हेल्प से हम लोग इस जो भी आपकी अवकल समीकरण इस क्वेश्चन के अंदर बनेगी उसका हम लोग एक विशेष हल निकालेंगे। लेकिन चलिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात करो। वक्र कैसे प्राप्त होता है आपको पता है? जब मैंने अवकल समीकरण शुरुआत की थी वहीं पे बताया था आपको कि वक्र का मतलब है जब हम किसी अवकल समीकरण का सॉल्यूशन निकालते हैं, जब किसी अवकल समीकरण को हम हल करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो एक वक्र होता है। क्या होता है? वक्र होता है, कर्व होता है अंग्रेजी में कहें तो इसका मतलब हमें एक अवकल समीकरण ढूंढनी पड़ेगी इसके अंदर से, जिसको सॉल्व करके हमें एक वक्र का इक्वेशन निकालना है। कह रहा है कि एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं ज्ञात कर दूंगा कि यदि वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर, ठीक है ना, तो देखिए कोई वक्र है, सपोज कर लो ये कोई वक्र है,
इसके किसी बिंदु एक्स वाई पर, दिस इज द पॉइंट एक्स कोमा वाई, इस पर जो स्पर्श रेखा बनेगी, उसने यही कहा होगा, देखो एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, और मैंने सैकड़ों ही बार ये बात बता दी होगी आपको कि सर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, ठीक है ना, वो होती है बच्चों dy बटे dx। अगर एक्स वाई पॉइंट पर कोई फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू अगर एफ एक्स, ये कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई कर्व है जिसको हमें ज्ञात करना है, इसके किसी बिंदु पर हम एक्स वाई कोई बिंदु है जनरल पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें और उसकी प्रवणता निकालें तो वो dy बटे dx होती है। ये बात समझ में आ गई। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु पर निर्देशांकों के योग के बराबर होती है। बड़ा सरल काम हो गया। मतलब क्या है, प्रश्नानुसार मैं सीधा क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं और इजीली आपको समझ में भी आएगी। देखो उसने क्या कहा है कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है बच्चों, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो है, उसने कहा है कि निर्देशांकों के योग के बराबर है, निर्देशांकों के योग के बराबर है। अभी तो बताता हूं क्या खेल है ये। निर्देशांकों के योग के बराबर है। अब मैंने अभी आपके सामने लिख दिया कि प्रवणता होती है सर dy बटे dx, और बच्चों निर्देशांक क्या है हमारे x, y, इनके योग के बराबर है x प्लस वाई। तो अब ये इक्वेशन जो है हमारी, इसको हमें सॉल्व करना है। मजे की बात यह है कि ये इक्वेशन ना तो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगी, यानी कि 9.3 वाला जो टेक्निक थी उससे सॉल्व होगी, ना ये सॉल्व होने वाली है होमोजीनियस वाली जो 9.4 हम कर गए उससे भी नहीं होगी। कहोगे सर जी जब इस एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में हम पढ़ रहे हैं, तो उससे तो होगी। बिल्कुल सही बात है, उसी से सॉल्व होगी। तो हम इसको पहले इसके मानक रूप में लेके जाएंगे, जो कि हम लोगों को पता है कि सर dy बटे dx और प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो dy बटे dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और मैं अगर की तुलना कर लूं, की तुलना में किससे कर लूं बच्चा, इससे कर लूं कि dy बटे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू हम लोग क्यू से तुलना कर लें, है ना। तो आप सीधी सीधी बात है सर, p का मान आपको -1 मिलेगा क्योंकि यहाँ i का भाई p है, यहाँ i का भाई -1, और q इज इक्वल टू आपका मिल जाएगा x। तो बच्चों अगर हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, क्योंकि रैखिक अवकल समीकरण का हल हम लोग व्यापक हल निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना जरूरी है, जो कि होगा e की घात p dx, यानी कि e की घात p क्या है आपके पास में -1 है, -1 dx, और आपको पता -1 का जो अवकलन माइनस बाहर आ जाएगा, e की घात -x आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, e की घात -x आ गया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लिखने वाले हैं समीकरण का व्यापक हल। क्या लिखने वाले हैं, व्यापक हल। वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की घात -x इज इक्वल टू क्यू इंटू, क्यू क्या है बच्चों, x इंटू e की घात -x, और इसका समाकलन x के सापेक्ष प्लस का c। तो अब हम लिखेंगे e की घात y e की घात -x बराबर हो जाएगा। अगर इस बात को ध्यान से देखो तो वही बात फिर खंडस समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, समाकलन की एक्सरसाइज नंबर 7.6 के अंदर जो टेक्निक सीखी थी उसको यहाँ अप्लाई करने का फिर से समय आया है। तो इसके अंदर हम लोग इसको फर्स्ट कह लेंगे, x को फर्स्ट फंक्शन कह लेंगे और इसको सेकंड, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको, जब हम इसको वरीयता देंगे तो फर्स्ट फंक्शन x हो जाएगा, सेकंड फंक्शन e की घात -x। तो क्या होता है, पहला फंक्शन जो का तो दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ x, दूसरे का फिर से समाकलन करने वाले हैं, और जो भी सॉल्यूशन आएगा बेटा उसका एक बार फिर से x के सापेक्ष समाकलन प्लस का c। तो अब हम लोग जैसे ये वाली चीज नोट कर लेना इस क्वेश्चन के साथ साथ, बहुत जरूरी चीज है, इसको याद रखोगे आप। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे e की घात -x इज इक्वल टू
यहां पर x e की घात माइनस एक्स, देखो ध्यान से, e की घात माइनस एक्स का समाकलन जो है वो e की घात माइनस एक्स ही रहेगा, e की घात माइनस, लेकिन x का गुणांक क्या है -1, वो बट्टे में आ जाएगा, फिर माइनस, फिर बच्चों माइनस, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, 1 की मल्टीप्लाई किसी से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका समाकलन e की घात माइनस एक्स का e की घात माइनस एक्स ही रहेगा, लेकिन -1 बटे में, और उसका फिर से समाकलन प्लस का c। तो y e की घात माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई की घात माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की घात माइनस एक्स और dx प्लस का c। वापिस फिर से e की घात माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई की घात माइनस एक्स, इसका फिर से माइनस ई की घात माइनस एक्स और प्लस का c। अब आप पहले एक काम कर लें, इसमें c का मान निकाल लें अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इस चूंकि 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 ये जो इक्वेशन 1 है ये वक्र है ना, चूंकि वक्र एक मूल बिंदु, और मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं बेटा, मूल बिंदु के निशांक 0,0 से होकर जाता है, से होकर जाता है। तो जब ये 0,0 से होके जाएगा तो सीधी बात है x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0, तो इसमें भरेंगे तो 0 e की घात 0 इज इक्वल टू माइनस का 0 इंटू ई की घात 0 माइनस ई की घात 0 और आपके पास में प्लस का c। देखो ये भी 0 ये भी 0, इसकी वैल्यू -1, तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद e का जो वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगा हमारा 1, और मैं क्या कर रहा हूँ समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो लिखूंगा मैं अभीष्ट वक्र जो हमें निकालना है, अभीष्ट वक्र क्या निकलेगा, y इंटू ई की घात माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई की घात माइनस एक्स माइनस ई की घात माइनस एक्स प्लस का 1। एक काम करो, ई की घात माइनस एक्स जो है इस थ्रू आउट कॉमन निकाल लो, माइनस एक्स को, अंदर बचेगा सर x प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन ई की घात माइनस एक्स, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ से भी कॉमन निकाले ना, ये कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई कर लो, माइनस एक्स माइनस 1 और प्लस ई की घात x, क्योंकि इसको ऊपर ले जाऊंगा, या फिर y इज इक्वल टू आ जाएगा ई की घात x माइनस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड, ये हमारा अभिष्ट सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, ये हमारा अभिष्ट सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा बच्चों, या फिर इसको इन्होंने किस फॉर्म में दिया है कि y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई की घात x, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने क्या करा माइनस एक्स माइनस 1 को इधर की तरफ उठा के ले आए और कुछ नहीं करा, ठीक है जी, ओके। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके 17वें सवाल की तरफ। 17वें सवाल में भी कुछ ऐसा ही बातें हुई हैं जैसे 16वें में है। ध्यान से पढ़ें, पहले वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ के और खुद से कोशिश करने की कोशिश करें, क्या इसमें आप कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा था मूल बिंदु से होकर जा रहा था, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में कहा है कि सर 0,2, तो 0,2 का मतलब ये रहा कि x की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। से गुजरने वाला वक्र का समीकरण ज्ञात करो, कोई बात नहीं, उसके लिए इस समीकरण को ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए एक अवकल समीकरण। यदि वक्र के किसी बिंदु पर निर्देशांकों का योग, किसी बिंदु पर निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक हो, तो बड़ा सिंपल है। फिर वही बात है कि कोई वक्र है हमारे पास, दिस इज वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसके किसी पॉइंट पर x, y पर हम लोग अगर एक स्पर्श रेखा को खींच दें तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, स्पर्श रेखा का जो ढाल है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है बच्चों, वो प्रवणता जो है हमारे पास में आ जाएगी कितनी, dy बटे dx। तो हमें ये निकालना है। तो अब प्रश्नानुसार बात करिए, क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि यदि वक्र के किसी बिंदु पर निर्देशांकों का योग, तो निर्देशांकों का जो योग है वो x प्लस वाई होगा, है ना, निर्देशांकों का जो योग होगा x प्लस वाई होगा।
ठीक है। वो कह रहा है कि उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता, स्पर्शरेखा की प्रवणता होती है dy बटे dx के परिमाण से 5 अधिक है। ये 5 अधिक है, इसका मतलब अगर ये हमारे पास में 6 है तो बेटा ये 1 है। उसने यही तो कहा है कि निर्देशांकों का जो योग है वो प्रवणता से 5 अधिक है। तो सीधी बात है कि अगर ये 15 है तो बच्चों ये 10 है। तो अगर हमें एक इक्वेशन तैयार करनी है तो दोनों पक्षों को बराबर करना पड़ेगा। तो 5 से हमें इधर की तरफ जोड़ना पड़ेगा 5, तब जाके दोनों इक्वल होंगे। तो +5 यहां आ जाएगा। तो आपकी अवकल समीकरण बिल्कुल तैयार है। चाहो तो आप खुद से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो अगर ध्यान दोगे तो dy बटे dx है ना, आपके पास में मैं क्या कर रहा हूं, y को उधर ले जा रहा हूं, 5 को उधर, तो -y इज इक्वल टू x - 5। क्या ये बात आपको समझ में आई जो मैंने अभी करा है काम? ठीक है ना, समझ में आया कि हमने क्या करा, इस y को उधर लेते गए, 5 को उधर ले गए, तो ये हमारी अवकल समीकरण बन गई। और इसके नीचे जैसे ही मैं अवकल समीकरण के नीचे आपका जनरल फॉर्म लिखूंगा, ठीक है ना, जो इसका व्यापक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहां से p का मान आपका -1 और q का जो मान है वो x - 5 आ जाएगा। और बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे हम लोग तो थोड़ा तेजी से निकालेंगे, क्योंकि ये काम हमने बहुत ही सैकड़ों बार ना कर दिया हो। -1 dx मतलब e की घात -x आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम लोग वक्र लिखते हैं, जो या व्यापक हल लिखते हैं। पहले व्यापक हल y इंटू ई की घात -x इज इक्वल टू q इंटू x - 5 इंटू ई की घात -x का इंटीग्रेशन और dx प्लस का c। तो बच्चों y इंटू ई की घात -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x ई की घात -x माइनस dx माइनस 5 को हम बाहर ही रख लेंगे, ई की घात -x और dx प्लस का c। ठीक है, तो आप बस इसको सॉल्व करेंगे अब, और बाद में जो व्यापक सॉल्यूशन आएगा उसमें कंडीशन कौन सी यूज कर लेंगे, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2। चलो कर लेते हैं। y इज इक्वल टू y ई की घात -x बराबर कितना हो जाएगा। इसमें फर्स्ट फंक्शन हम लोग किसको मानने वाले हैं, इसको सेकंड। तो पहला जो का तू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन बच्चों, दूसरे का समाकलन, ठीक है ना। और ध्यान दोगे पूरे का फिर से समाकलन, पूरे का फिर से समाकलन, और माइनस का 5 ई की घात -x और dx, साथ में आपका ये तो खत्म ही हो गया ना, प्लस का c, ठीक है ना, प्लस का c। तो y ई की घात -x इज इक्वल टू x ई की घात -x अपॉन -1 माइनस इंटीग्रेशन, इसका 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन समाकलन अवकलन, और ई की घात -x का -1 dx माइनस 5 इंटीग्रेशन ई की घात -x dx प्लस का c। तो सर y ई की घात -x और x ई की घात -x प्लस इंटीग्रेशन ई की घात -x dx माइनस 5 ई की घात -x dx प्लस का c। ये देखो ये सेम हो गया है, तो यहाँ पे 4 बचेगा। y ई की घात -x इज इक्वल टू x ई की घात -x माइनस के 4 ई की घात -x dx प्लस के c। ठीक है, या फिर आप लिख लोगे ई की घात -x इज इक्वल टू -x ई की घात -x माइनस 4 ई की घात -x अपॉन माइनस का 1 प्लस c, और ये माइनस यहाँ से हटा लो तो यहाँ प्लस कर लो, तो यहाँ 4 ई की घात -x आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब चूंकि उसने कहा है, चूंकि जो वक्र है बच्चों, चूंकि वक्र 0,2 से होकर जाता है, जाता है 0,2 से होकर जाता है, ठीक है ना। जब ये 0,2 से होकर जा रहा है तो सीधी सी बात है कि x की वैल्यू जैसे ही हम 0 लेंगे तो y का वैल्यू तुरंत हमारे पास 2 मिलेगा। तो 0 भरो तो आ जाएगा 2 इंटू ई की घात 0 इज इक्वल टू 0 इंटू ई की घात 0 प्लस 4 इंटू ई की घात 0
प्लस के सी। तो सर ये तो आ जाएगा हमारे पास में 2 इज इक्वल टू 0 हो गया 4 प्लस सी का मान -2 आ जाएगा। अब आप समीकरण 1 में आ जाओ। समीकरण 1 में हमारे पास क्या बनने वाला है, y e की घात -x इज इक्वल टू x e की घात -x, इसमें रख रहा हूँ, प्लस 4 e की घात -x प्लस का -2। पूरी इक्वेशन को माइनस e की घात -x से डिवाइड करूंगा, y इज इक्वल टू यहाँ बचेगा -x, यहाँ बचेगा प्लस का 4 -2 e की घात x, या फिर y प्लस एक्स इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 4 -2 e की घात x। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यही हमारा अभीष्ट वक्र है जिसके बारे में वो बात करना चाह रहा था। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 -x ऊपर ही छोड़ दिया यहाँ पे आंसर, कोई बात नहीं। अब 2 और क्वेश्चन बचते हैं इसके अंदर, लेकिन 2 क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दम नहीं है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। हम लोगों को कहा गया है कि सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए। भाई अब तक जितने क्वेश्चन करे सब में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकाल रहे हैं बैठे हुए, बिना इंटीग्रेटिंग फैक्टर के हमने ये जितने सवाल करे हैं 16, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके अंदर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना निकाला हो। तो 18वें सवाल पे अगर नजर मारें तो उसने एक अवकल समीकरण दी है x dy बटे dx, और बच्चों माइनस का y इज इक्वल टू 2x²। तो सबसे पहले से मानक रूप में ले लो, यहाँ से x भगाना पड़ेगा, तो dy बटे dx -1 बटे x और y, तो यहाँ प्लस कर लो, यहाँ माइनस लगा लो ताकि p का मान क्लियर मिल जाए, इज इक्वल टू 2x। ठीक है ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से p का मान आप देखोगे 1/x आ जाएगा माइनस का, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, e की घात p dx, यानी कि e की घात माइनस का 1/x dx, यानी कि e की घात माइनस का log x, यानी कि e की घात log 1/x, यानी कि 1/x। तो इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, आपको पता चल गया होगा सी ऑप्शन सही है। 19वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 19वें क्वेश्चन के अंदर एक इक्वेशन है 1 - के y² और dx/dy प्लस का yx इज इक्वल टू ay, कितना है ay। तो इसका ये सेकेंड टाइप की अवकल समीकरण है, dx/dy, ठीक है ना, प्लस के p1x इज इक्वल टू q1, इस टाइप की है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकलेगा तो उसको निकालने का तरीका होता है e की घात इंटीग्रेशन p1 dy। तो लेकिन सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, तो dx/dy प्लस y/1 - के y² x इज इक्वल टू ay/1 - के y²। तो यहाँ से p1 का जो वैल्यू, अगर उस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा मैं, किससे, dx/dy प्लस p1y इज इक्वल टू q, p1x इज इक्वल टू q से अगर मैं इसकी तुलना करूंगा तो बच्चों p1 का जो वैल्यू है, p1 ही चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए, y/1 - के y² हो जाएगा। तो सर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं यहां निकाल दे रहा हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की घात p1 dy, ठीक है, तो e की घात आ जाएगा y/1 - के y² और बच्चों dy, 1 - के y² और dy। तो इसको समाकलित करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि माना 1 - के y² को हमने t मान लिया, तो माइनस के 2y dy का मान आ जाएगा dt, या फिर आप कहोगे y dy का मान सर आ जाएगा माइनस के 1/2 dt, रखो ऊपर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आ जाएगा बच्चा, e की घात इंटीग्रेशन -1/2 बाहर लिख दूंगा मैं, और dt/t, यानी कि आ जाएगा e की घात 1/2 log t, ठीक है, या फिर इसको भी लिख लेंगे हम लोग e की घात log 1/ माइनस हटा रहा हूं मैं, माइनस सर 1/2 भी हटा रहा हूं, और t की घात 1/2। भाई समझे नहीं आप लोग इस बात को, t की घात -1/2 लिखी जा सकती है, सही बात है, आप क्लियर है। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बन जाएगा वो बन जाएगा t की घात -1/2, यानी कि t की घात √t लिख सकते हैं,
और t का वैल्यू रख दो 1/√1 माइनस के वाई स्क्वायर। तो विकल्प चेक करो कौन सा है, बी आंसर है इसका। इसका विकल्प बेटा कौन सा है, बी। बी नहीं, 1 माइनस का वाई स्क्वायर है ना, हाँ डी आंसर इसका एक्यूरेट है। तो कहने की बात यह, ऑफिशियली हम एक बात कहें, अब हम लोगों के चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये कैलकुलस का पोर्शन था और ऑफिशियली यहाँ से ही खत्म हो गया पूरा। ये पूरा पोर्शन 44 नंबर वाला खत्म हो गया है। सिर्फ एक मिसलेनियस एक्सरसाइज बचती है, उसको हम करा देंगे। अदरवाइज आपका बहुत बड़ा हिस्सा गणित का कवर हुआ है। इस चैप्टर के बाद हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में चलेंगे, सदिशों का बीजगणित, जो कि वो भी अच्छा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ एक पैरेलल रिवीजन आप लोग करते रहें, ताकि पीछे की चीज़ों पर आपकी कमांड बनी रहे। नहीं तो एग्ज़ाम के समय आपको बहुत दिक्कतें आएंगी अगर आप साथ साथ रिवीजन नहीं कर रहे होंगे। तो यह सब चीज़ें जो आपने सीखी हैं ये आपको एकदम से याद होने वाली नहीं है। धन्यवाद।